अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, लोगों को शपथ दिला रहे हैं, कह रहे हैं छोटी आंख वाले गणेश की मूर्ति भी बाहर से आ रही है। आखिर क्या है इस अपील के पीछे की वजह? क्यों प्रधानमंत्री को विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील करनी पड़ी? क्या प्रधानमंत्री का इशारा चीन की तरफ है? और अगर है तो फिर क्यों? क्या पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक के बाद अब चीन पर इकोनॉमिक स्ट्राइक की तैयारी है? क्या है भारत और चीन के बीच व्यापार का गणित? इन सब सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे पॉक्सो एक्ट में बरी हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील की है। प्रधानमंत्री ने विदेशी सामानों के बहिष्कार की अपील के साथ छोटी आंख वाले गणेश का जिक्र भी किया और कहा कि अब ये भी बाहर से आ रहा है। उन्होंने कहा कि शपथ लीजिए कि विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, तभी ऑपरेशन सिंदूर सफल होगा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री का यह बयान आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने वाला तो था ही, साथ ही उन देशों के लिए भी चेतावनी थी जो व्यापार भारत के साथ करते हैं लेकिन भारत के दुश्मनों के साथ भी खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा चीन की ओर था। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उसे सैन्य तकनीक और हथियार दिए जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, ये माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन को भी जवाब देने की तैयारी में है। यही वजह है कि उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी अपने देश में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री का इशारा दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करना है। आंकड़े बताते हैं कि भारत सबसे ज्यादा आयात चीन के साथ करता है।
यानी भारत दुनिया के जिन देशों से सामान खरीदता है उसमें चीन का नंबर पहला है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने चीन से लगभग 113 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि उसके पिछले साल का आंकड़ा 102 बिलियन डॉलर के आसपास का है। यानी 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में 11.5% की बढ़ोतरी हुई, जिसका अर्थ ये हुआ कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में ज्यादा सामान मंगाया गया। लेकिन जैसे ही हम निर्यात के आंकड़ों को देखते हैं, ये हमें जोर का झटका देता है। आंकड़े ठीक उलट हो जाते हैं। 2024-25 में भारत ने चीन को महज लगभग 14 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, महज 14 बिलियन डॉलर, और यह पिछले साल की तुलना में घटा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में चीन को किया गया निर्यात लगभग 17 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि 2024-25 में 14.5% घट गया और महज 14 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया। एक लाइन में कहें तो हमने 2023-24 में चीन को लगभग 14 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और उससे लगभग 113 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान खरीदा। हम सब जानते हैं कि अगर दूसरे देशों से ज्यादा खरीदेंगे और कम बेचेंगे तो नुकसान हमारा होगा। हमारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज जितनी ज्यादा निर्यात होंगी, बिकेंगी, हमारा फायदा उतना ज्यादा होगा। ऐसे में जब हम चीन से ज्यादा चीजें आयात कर रहे हैं और निर्यात उसकी तुलना में बहुत कम है, तो फिर नुकसान हमारा हो रहा है। ऐसी स्थिति को इकोनॉमिक्स की भाषा में व्यापार घाटा कहा जाता है। व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। भारत की स्थिति ऐसी ही है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले साल बढ़कर लगभग 99 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है। चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह व्यापार बराबरी का नहीं है, बल्कि काफी असंतुलित है। चीन ने भारत को 113 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान बेचा, जबकि भारत ने महज 14 बिलियन डॉलर के आसपास। यह व्यापार असंतुलन साफ साफ दिखाई देता है कि हम चीन से खरीद कितना ज्यादा रहे हैं और बेच कितना कम। और ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह चाइनीज माल बिकता हुआ दिख जाएगा। हमारे बाजारों पर, हमारे त्योहारों पर, हमारी डेली यूज की चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट्स का कब्जा है। छोटी आंख वाली मूर्तियों का जिक्र तो प्रधानमंत्री कर ही चुके हैं। एक तरफ चीन भारत को अपने सामान भी बेच रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ढाल बनकर भी खड़ा है। जाहिर सी बात है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। दुकान बदलने का समय आ गया है, या यूं कहें आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने से न केवल चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने से स्थानीय उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लाभ होगा। एमएसएमई सेक्टर भारत के जीडीपी में 29% का योगदान देता है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस क्षेत्र को और मजबूत कर सकता है। विदेशी सामानों के बहिष्कार से आयात बिल कम होगा, जिससे व्यापार घाटा घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। हालांकि विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार व्यवहारिक नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, लेकिन जिन मामलों में हमारे पास विकल्प हैं उनमें तो प्रयास किया ही जा सकता है। जब हमारे पास स्थानीय मूर्तिकार हैं तो फिर उनसे मूर्ति खरीदने, उन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय विदेशी मूर्तियों को खरीदने की जहमत क्यों करना? सोचिएगा जरूर। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और 6 बार के सांसद रहे भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में बरी हो गए हैं। यह फैसला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। जब किसी नाबालिग के साथ यौन अपराध होता है तो वो पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत आता है। इस मामले में भी यही हुआ था, लेकिन बाद में नाबालिग पीड़िता ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, जिसके बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉक्सो वाले मामले को रद्द कर दिया है। बाकी महिला पहलवानों की शिकायतों पर अभी भी फैसला आना बाकी है।
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला अप्रैल 2023 में दर्ज हुआ था। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर देश के नामचीन पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे पहलवान कर रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और मेडल जीत चुके हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान धरने पर बैठे थे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा से जुड़े थे, ऐसे में सरकार पर भी दबाव था। हालांकि इसके बावजूद पहलवानों को ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा। अप्रैल 2024 में ब्रजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, पीछा करने, आपराधिक धमकी का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ, क्योंकि एक पीड़िता नाबालिग थी। 1 महीने बाद नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल लिया और कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर आरोप लगाए थे। उसका कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। बाकी पहलवानों के मामले में मई 2024 में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, आपराधिक धमकी के आरोप तय किए थे। इसके खिलाफ ब्रजभूषण ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। ये मामले अभी लंबित हैं और इन पर फिलहाल फैसला नहीं आया है। पॉक्सो मामले से बरी होने के बाद ब्रजभूषण ने इसे सत्य की जीत बताया है। सुनिए। मुझे हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट बहुत है। और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा झूठ, ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर यह आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। अगली खबर है कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आज राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। ये मीटिंग खास है क्योंकि ये मीटिंग पहलगाम में हुई। उसी पहलगाम में जिसे पिछले महीने आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। उन्हीं आतंकवादियों को कड़ा संदेश देने और लोगों में भरोसा जगाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार का पूरा मंत्रिमंडल पहलगाम में आज मौजूद था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास और खुशहाली का काम जारी रहेगा। ये खून खराबे के कारण नहीं रुकेगा। उन्होंने पहलगाम में फिर से बढ़ते टूरिज्म को लेकर खुशी भी जताई और लोगों का धन्यवाद भी किया। इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को बाईस अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। बैठक से पहले अब्दुल्ला ने पहलगाम से अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम यहाँ के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हम उन सभी पर्यटकों का दिल से शुक्रिया अदा करने आए हैं जो धीरे धीरे कश्मीर और पहलगाम की तरफ लौट रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि शांति के दुश्मन कभी भी हमारे संकल्प को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर दृढ़, सशक्त और पूरी तरह निडर है। ये पहली बार नहीं है जब अब्दुल्ला ने राजधानी से इतर कैबिनेट मीटिंग बुलाई हो। इससे पहले साल 2012 में उन्होंने तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा झटका लगा था। सरकार और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके लिए हाल ही में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI ने पर्यटकों को वापस बुलाने के लिए चलो कश्मीर नाम का एक अभियान भी शुरू किया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो आई है बंगाल से।
भले ही विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय बचा हो, चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी की बंगाल इकाई ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जिला प्रशासन और सिविल वॉलंटियर्स को अगले साल होने वाले विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया से हटाने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और फर्जी वोटर्स का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया गया कि 10-10 हजार रुपए में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की। राज्य पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किए जाने की भी मांग की। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के आरोपों को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि अगर रोहिंग्या बंगाल में घुसने में कामयाब हो गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल तो केंद्र सरकार के अधीन है और प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र सरकार को घेरने की बजाय राज्य सरकार पर क्यों आरोप लगा रहे हैं। तो आज के खबरगांव समाचार में इतना ही। आपका इस समाचार के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।